हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, बायोलॉजी का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है हमारा? ये हमारी एक प्रकार की बेसिक कलेक्शन होता है, बेसिक कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल टू अप्लाई फॉर फार्म प्रोडक्शन प्रोसेस टू गेट बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये हमारा एक प्रकार का एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल होता है फार्मिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप को हम ग्रो करते हैं और उसको हम अच्छी तरीके से ग्रो करने के बाद, अच्छी प्रोसेस के को ग्रो करने के बाद क्या होता है, उसका हम बेटर रिजल्ट पाते हैं। ये सारी प्रोसेस हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं बेसिक कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल टू अप्लाई द फार्म प्रोडक्शन प्रोसेस टू गेट बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अच्छे उत्पादन के लिए हम जो भी अपने एक साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमारा आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है, जिसमें कई वेरियस टाइप्स की हमारी प्रोसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल्स, सबसे पहले हमारा आता है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, जिसमें हमारा होता है प्लोइंग मीन्स टिलिंग एंड लेवलिंग आता है। दूसरा हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स, यानी हम फार्मिंग करने से पहले हम अच्छी क्वालिटी का सीड्स को हम सिलेक्ट करते हैं। तीसरा हमारा आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र का मेरा आता है। और फोर्थ मेरा आता है इरिगेशन। फिर मेरा आता है वीडिंग एंड क्रॉप। फिर मेरा आता है हार्वेस्टिंग। फिर आता है थ्रेशिंग के बाद मेरा आता है विनोइंग। और विनोइंग के बाद मेरा क्या आता है, स्टोरेज। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी प्रोसेस हमारी आती है स्टोरेज, मेरी आती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये हमारी प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल से लेके स्टोरेज तक, ये हमारी जितनी प्रैक्टिस हमारी होती है, जितनी हम प्रोसेस होते हुए हम पास होते हैं, ये मेरी पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है। दीज आर प्रोसेसेस प्रिपेयरिंग सॉइल टू स्टोरेज, दीज आर अंडर सर्कमफ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्रॉप पर। ये क्रॉप क्या होता है? व्हाट्स द क्रॉप? क्रॉप्स प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड एंड दैट ग्रोन एंड द कल्टिवेटेड एज द सोर्स ऑफ फूड इन लार्ज कल्टिवेटेड लैंड इज कॉल्ड क्रॉप। यानी हमारे एक ही प्रकार के सेम काइंड्स के हमारे जो प्लांट्स होते हैं, एक बड़े लार्ज स्केल एरिया में इसको हम ग्रो करते हैं, वो मेरी क्रॉप कहलाता है। सेम टाइप्स के, जैसे हम वीट का क्रॉप करते हैं अक्टूबर नवंबर के बीच में, तो क्या होता है, हम एक ही टाइप के हमारे सीड्स होते हैं वीट के उसको हम डालते हैं। तो सेम टाइप्स के वीट्स के प्लांट्स हमारे एक लार्ज एरिया में हमारे आते हैं। ये हमारी पूरी वीट्स की हमारी जो प्लांटिंग होती है क्या कहलाती है? क्रॉप कहलाती है। अब इसके बाद आते हैं हम, हमारे क्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आइए। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर से मार्च तक हमारे ग्रो करते हैं, उसे बोलते हैं रॉबी क्रॉप बोलते हैं। जिस क्रॉप को हम अक्टूबर से लेके मार्च तक जिसको हम ग्रो करते हैं, उसे हम बोलते हैं रॉबी क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप्स में हो गया वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसमें हमारे कौन से हो गए? हमारे गेहूं, चना, मटर, और ये से बोलते हैं सरसों और अलसी। इसमें हमारा मस्टर्ड, और ये मेरा क्या है, लिनसीड। ये मेरे क्या है, एक सीड ऑयल हमारे हैं। अब क्रॉप हमारी कौन सी क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन में हमारी कौन सी होती है? जुलाई टू अक्टूबर। ये मेरी खैरिफ की होती है। इसमें हमारा आता है पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन, एक्सेट्रा। ये पैडी मीन्स होता है हमारा धान, मेज़ माने मक्का हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, और कॉटन। ये हमारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ये हमारे आती हैं खैरिफ में। अब आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। ये हमारा आता है सबसे पहला स्टेप हमारा होता है फूड प्रोडक्शन का। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर द सोइंग द सीड ऑफ द क्रॉप। Soil is prepared for sowing the seed of the crop. This is carried out using the various process of tools. ये हमारे हर प्रकार के टूल्स के द्वारा इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, चालू करते हैं।
सबसे पहले हमारा आता है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, प्लोइंग हमारा होता है। प्लोइंग को हम बोलते हैं टिलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिलिंग। ये क्या होती है? ये प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग इज द डन बाय यूज ए प्लो। ये हमारा एक प्लो द्वारा यूज होता है। प्लो हमारा क्या है? एक हमारा ट्रेडिशनल, मेरा एक कल्टीवेट करने वाला मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पहले यूज़ करते थे। प्लो के बारे में जान लीजिए। प्लो क्या होता है? प्लो इज ए डिवाइस दैट यूज द फॉर्मर फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एडिंग द फर्टिलाइजर, टिलिंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल। ये हमारा मिट्टी को लूज करने का सबसे अच्छा पहले हमारा ट्रेडिशनल मेरा एक टूल्स था जिसको किसान लोग यूज़ करते थे। इसकी पिक्चर आप देख लीजिए, इस टाइप की होती है। ये मेरा लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? द पेयर ऑफ ऑक्स, सिंगल या डबल, दो प्रकार के हमारे होते थे। इसमें क्या होता है? इसमें उसको नेक को फंसाया जाता है बैल को, और ये हमारा है लोहे की सॉफ्ट हमारी है आयरन की, ये ज़मीन पे पुल होती हुई और सीधे उसको टिलिंग करती थी, अंदर से मिट्टी को खोदती चली जाती थी और जिससे मिट्टी हमारी लूज़ हो जाती थी। ये हमारी एक ट्रेडिशनल परंपरा है, जो ट्रेडिशनल हमारा टूल था, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया। इसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत ही मेहनत लगती थी, इसीलिए हमारी क्रॉप यील्डिंग बहुत ही कम होती थी इंडिया में। अब एक हमारा दूसरा मेरा आता है ट्रेडिशनल हमारा इंस्ट्रूमेंट जिसे बोलते हैं हो। हो क्या होता है? हो इज ए टूल दैट यूज द डिग ऑफ soil to remove weeds and also loosen up the soil before planting a sapling। हम ये हो का यूज़ क्या होता है? ये हमारा एक प्रकार का ट्रेडिशनल ये भी हमारा है। इसका काम क्या होता है? वीडसाइड्स जब यूज़ नहीं करते हैं तो वीड्स को हटाने का काम करता है, मिट्टी को लूज़ करता है ये, और प्लांटिंग और सैपलिंग उसकी एक बॉर्डर बनाने का काम आता है ये, ठीक है, सैपलिंग करके। तो ये हमारा हो, ये भी मेरा एक ट्रेडिशनल मेरा एक टूल है। अब हमारा जो आ गया है नया टूल मेरा आ गया कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प इन द लूजिंग सॉइल। कल्टीवेटर क्या है हमारा? अटैच टू द ट्रैक्टर पे अटैच होता है और मिट्टी को लूज करता है। कल्टीवेटर आर यूज द इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लो सिंस दे आर फास्टर। ये हमारे कैसे हैं? बड़े ही फास्टर हैं और प्लो की जगह पर यूज होते हैं। ये इसकी पिक्चर है। इसमें देखिए पहले प्लो में हमारी एक ही सॉफ्ट होती थी लोहे की, ये देखिए हमारी कितनी सॉफ्ट है, हमारी हैं कितनी सॉफ्ट है लोहे की, देखिए कितनी आयरन सॉफ्ट है, देखिए पहले। तो ये एक बार में कई राउंड में जो हमारे प्लो 1 2 3 4 5 6 यानी हमारे 6 टाइम्स, यानी प्लो के 6 टाइम्स वर्क करता है ये, और बहुत फास्टली वर्क करता है। ये आजकल हमारा कल्टीवेटर यूज़ होता है। अब उसके बाद आता है सोइंग। सोइंग क्या होता है? सोइंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन द सॉइल। ये हमारी क्या प्लांटिंग की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे मिट्टी में सीड को डाला जाता है, ठीक है। द सीड्स आर सोड इन द सॉइल दैट इज लूजेंड एंड बाय द कल्टीवेटर ऑफ प्लो। पहले मिट्टी को क्या करते हैं हम? हल के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा क्या करते हैं? उसको हम लूज करते हैं। तो लूज करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम? सीड्स का पहले सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन मेरा कैसा होना चाहिए? सीड्स मेरा एक क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ सीड्स में सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ द सीड्स आर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड। ये हमारे एक मेरा एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मेरी फसल की उपजाऊ की पैदावार को बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करती है। सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज डन बाय द पुटिंग इन द सीड्स इन द वाटर। क्या होता है? सबसे पहले सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं हम सीड्स को पानी में पुट कर देते, डाल देते हैं। जो मेरा सीड्स डैमेज होता है और ख़राब होता है वो होलो टाइप का होता है। होलो मतलब कैसे कहते हैं? खोखला टाइप का होता है, वो पानी में फ्लोट कर जाता है। द डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड फ्लोट ऑन वाटर वेयर एज द गुड सीड्स आर सिंक। हमारा जो अच्छा सीड्स हमारा जो होता है वो मेरा क्या होता है? मेरा वो सिंक हो जाता है, और जो खराब हमारा जो सीड्स होता है वो खोखला होगा, वो पानी में फ्लोट करेगा। तो फ्लोट वाले सीड्स को हम हटा देते हैं और अच्छे सीड्स को हम उसमें फार्मिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आइए हमारे कुछ होते हैं ट्रेडिशनल हमारे टूल्स होते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स हमारे क्या होते हैं? बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय फार्मर्स।
हमारे सबसे पहले जब हमारे मॉडर्न हमारे एग्रीकल्चर मशीनरी नहीं आई थी तो हम लोग ट्रेडिशनल टूल को यूज़ किया करते थे। दिस इंक्लूडेड प्लो है, सोवेल्स है, सीथिस है एंड पीएक्सिस है। ये हमारे क्या हैं, सबसे पहले हमारा हो गया प्लो। प्लो तो मैंने आपको फिगर दिखा चुका हूँ कि प्लो मेरा क्या होता था, एक लकड़ी का एक लॉग होता था जिसमें एक लोहे की शाफ्ट लगी होती थी, वो उसे बोलते थे हल। ये सोवेल से मेरा क्या होता है, ये मेरे एक आयरन का एक रॉड होती है और एक सिरे पे ये कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बिलचा। साइथिस, साइथिस क्या होती है, एक प्रकार का होता है हसिया, दराती बोलते हैं उसको, हसिया बोलते हैं। ये हमारे घरों में भी यूज होता है। एंड पिक एक्सिस और कुल्हाड़ी, कटारी बोलते हैं इसको हम। ये हमारे टूल्स थे पहले परंपरागत ट्रेडिशनल जो खेती में यूज होते थे हमारे। द ट्रेडिशनल टूल्स यूज टू शो द सीड्स लाइक ए फनल। एक मेरा फनल भी होता था। फनल को आपने देखा होगा, एक प्रकार की वो होती है मिट्टी के तेल और दूध में डालने वाली होती है कुप्पी। आपको उसका फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ तो आपको मालूम हो जाएगा। हमारे फनल का शेप कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से राउंड शेप में होता है और ये इस तरफ ये ऐसी होती है। आप लोगों ने सही बच्चों ने देखा भी होगा। ये इसका हल्का सा पाइप होता है, काफ़ी नैरो हो जाता है लास्ट में जाके। इसमें से कोई भी चीज़ हम डालते हैं, हम सीड्स डालते हैं, कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो एक यूनिफॉर्मली आराम से एक वर्टिकली फॉर्म में सीधा नीचे ड्रॉप होगा आपका। ये आपने देखा होगा। ये आपका होता फनल, जिसे हम अपने देसी भाषा में बोलते हैं कुप्पी बोलते हैं। ठीक है। One seed put into in this funnel, there would be 2 and 3 tubes having sharp ends, and the end will the bites into the soil and place the seeds there. ये क्या होता है, फनल में हम सब जब सीड डालते हैं तो जो सीड्स होते हैं ये हमारे काफ़ी शार्प होते हैं। लास्ट टाइम पे देखा होगा आपने, अभी फिगर बनाया था मैंने, काफ़ी नैरो होता है, जिसमें सीड्स जो होते हैं हमारे वर्टिकली उसमें मिट्टी में गिरते जाके। ठीक है। अब ये मेरा था ट्रेडिशनल वाला काम तो लगभग अब बंद ही हो चुका है। अब आ गया है मॉडर्न। मॉडर्न में क्या होता है, सीड की होती ड्रिलिंग होती है। सीड ड्रिल मशीन हमारी होती है। सीड ड्रिल आर यूज फॉर द सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर्स। ये हमारे ट्रैक्टर की हेल्प द्वारा सीड की ड्रिलिंग होती है। It ensures that the seeds are sown uniformly at the particular depth and are covered by a soil after sowing. ये होता क्या है, ये इस प्रकार का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप फिगर में भी देख लीजिए, ये इसमें इसकी इमेज में दी गई है। ये हमारे रखे हैं इसमें सीड्स, ये हमारे पाइप्स द्वारा क्या होता है, नीचे क्या लगी है, हमारे ड्रिल मशीन लगी हुई है। ड्रिल मशीन का काम क्या होता है कि हमारे मिट्टी को कुछ डेप्थ तक थोड़ा क्या करती है, गहरा कर देती है। उसी के अंदर ये पाइप द्वारा सीड जो होती है मेरे अंदर चले जाते हैं। तो सीड ड्रिल मशीन होती है हमारी, वो क्या होती है, यूनिफॉर्मली एक समान एक इक्वलिटी तरीके से हमारे सीड्स को अंदर ड्रिलिंग करती है, अंदर डालती है। इसमें किसी प्रकार की कोई गैपिंग नहीं होती है, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली। ये बहुत ही आसानी से काम हो जाता है और जल्दी काम हो जाता है और बिल्कुल वेल फर्निश्ड होता है, अच्छी साफ सफाई से काम होता है। अब इसके बाद सीड ड्रिल होने के बाद अब क्या होता है उसमें, अब डालते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होता है कि जब फॉर एडिंग हेल्दी ग्रोथ एंड द प्लांट सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जब हमारे प्लांट्स में क्या होता है, गुड सब्सटेंस डालने के लिए, अच्छी हेल्दी प्लांट्स ऑब्टेन करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो न्यूट्रिएंट्स हम मैन्योर द्वारा या फर्टिलाइजर द्वारा हम डालते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स वेस्ट और एनिमल एक्सक्रीटा। ये क्या होता है मैन्योर, ये हमारे एनिमल के एक्सक्रीटा मतलब क्या होता है, उनके अनवांटेड एलिमेंट्स जो जैसे पॉटी हो गई, यूरिन हो गई उसकी, ये सब क्या होता है जब वो रिलीज़ करते हैं गोबर ओबर, तो क्या होता है ये इसके डिकम्पोज होने पर भी हमारा क्या होता है, मैन्योर बनता है। और प्लांट वेस्ट में हमारा होता है लीव्स, हमारी प्लांट्स की होती हैं, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड्स
and they decompose and mixture to the soil and produce humus, prepare the humus for soil. ये हमारा सबसे अच्छा काम होता है किसका? मैन्योर का. मैन्योर हमारा एक प्रकार का नेचुरल हमारा होता है फर्टिलाइजर. अब इसमें सबसे पहले देखिए, पहले फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एंड ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू इट्स डिकम्पोज. द डिकम्पोज इज द कॉज्ड बाय द सम ऑर्गेनिज्म. द डिकम्पोज मैटर इज एज ऑर्गेनिक मैन्योर. ये हमारे जो प्लांट्स के होते हैं पार्ट्स और एनिमल्स पार्ट्स होते हैं, एक्सक्रेटा मतलब अलग अनवांटेड प्लांट्स और उनकी डेड बॉडीज़, वो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे इन चीज़ों को सड़ाकर यानी डिकम्पोज करके हमारे सॉइल में मिक्स कर देते हैं और उसमें ह्यूमस लेवल को इंक्रीज कर देते हैं सबसे ज़्यादा. ये हमारा वर्क करता है मैन्योर का. दूसरे टाइप का मेरा आता है फर्टिलाइजर्स. ये केमिकल मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्रीज. दे आर केमिकल हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. ये मैन मेड हमारा होता है जो फैक्ट्रीज में इसको हम प्रिपेयर करते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है. इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे मैन्योर से कई गुना ज़्यादा होते हैं. ये मेरा कहलाते हैं फर्टिलाइजर्स. अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम. डिफरेंस में क्या है आपका है फर्टिलाइजर एंड इनऑर्गेनिक साल्ट. फर्टिलाइजर हमारा क्या है? एक इनऑर्गेनिक साल्ट हमारा. इनऑर्गेनिक मतलब क्या, कैसा? वो साल्ट जो किसी एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिम्स के पार्ट से ना बना हो, उसे बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक साल्ट हो गया आपका. वाइल मैन्योर इज ए प्रिपेयर फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, ह्यूमन वेस्ट एंड काउ डंग एंड फार्म वेस्ट. यानी हमारे फार्म के जो वेस्ट होते हैं, जो फसल का होता कूड़ा करकट, वो काउ डंग हो गया और ह्यूमन वेस्ट, इनके द्वारा क्या होता है जो जब ये इनके मैटर जो होते हैं डिकम्पोज होते हैं उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर. क्या बोलेंगे उसको हम? ऑर्गेनिक मैटर. फर्टिलाइजर आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज. ये हमारे फैक्ट्रीज में बनते हैं. जबकि मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फार्म्स. ये हमारे खेतों में बनाए जाते हैं. फर्टिलाइजर आर एडेड इन द कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज. फर्टिलाइजर जो होते हैं कम मात्रा में डाले जाते हैं मैन्योर की अपेक्षा. मैन्योर आर नीड टू बी एडेड इन लार्ज क्वांटिटी एज द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इज लेस. क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डाले जाते हैं. फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सेल. फर्टिलाइजर की केवल एक कमी होती है, वो ह्यूमस जो होता है प्रोवाइड नहीं कराता है सॉइल को, जबकि मैन्योर हमारा लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल प्रोवाइड कराता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम. अब देखते हैं इसमें हम इसके फ़ायदे क्या होते हैं हमारे मैन्योर के. एडवांटेज ऑफ मैन्योर. एडवांटेज ऑफ मैन्योर में देखते हैं अब. इट प्रोवाइड लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच मेक सॉइल पोरस. ये इसके अंदर इतना ऑर्गेनिक मैटर होता है जो मेरी सॉइल को बहुत ही पोरस बनाता है. पोरस मीन्स होता है सॉइल को इतना लूज कर देना कि उसमें होल हो जाए. होल मतलब कैसा? उसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसके अंदर एयर पास होती है और पानी को होल्ड करने की पावर आ जाती है, तो इसे बोलते हैं पोरस सॉइल बोलते हैं हम. इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी इन जनरल. ये सामान्यतः उसकी फर्टिलिटी को भी बढ़ा देता है. इट प्रोवाइड सम न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट्स. इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं थोड़ी मात्रा में. एज इट फॉर्म द वेस्ट प्रोडक्ट इन एनवायरमेंटल इज क्लीन्ड. इसमें ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे जो होते हैं जो डिकम्पोज होकर हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है. जैसे देखा होगा आपने कुछ एनिमल्स हमारे हैं जब डेड पाए जाते हैं तो देखते हैं कि वो पहले आपको क्या कहते हैं सड़ते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं वो डिकम्पोज होके हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं बिल्कुल, और उनका स्केलेटन केवल बचता है. लास्ट वाला इसका आता है एडवांटेज. इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जब पोरस बनाता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये बढ़ा देता है. ठीक है, अब आते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर. इसके यूज़ करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉज पॉल्यूशन. सबसे ज़्यादा ये पॉल्यूशन ये फैलाता है. ज़्यादा मात्रा में अगर फर्टिलाइजर को यूज़ करेंगे तो ये हमारे सॉइल पोल्यूशन को फैलाता है. दूसरी बात, सॉइल पोल्यूशन से हमारा वाटर पोल्यूशन भी हमारा जनरेट होता है. होता क्या है कि जब हम अपने फॉर्म में फील्ड में ज़्यादा हम
फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फर्टिलाइज़र हमारी मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाता है। जब बरसात में, रेनी सीजन में जब पानी हमारे खेतों में भरता है, वही पानी हमारा एक्सेस वाटर जो होता है हमारा फ्लो होकर हमारे नहर में जाता है। नहर में जाने पर क्या होता है, पूरा पानी जो होता है हमारा, और वही पानी मेरा वाटर लेवल में भी देखो एब्जॉर्ब होता है। तो फर्टिलाइज़र वाला पानी जो होता है वो अंदर वाटर लेवल में भी जाता है और हमारे कैनल में भी चला जाता है। तो पूरा पानी हमारा कैसा होता है, वो फर्टिलाइज हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है वाटर। तो ये तो सबसे बड़ा इसका नुकसान है ही आपका। और दूसरा आपका होता है, ये क्या करता है, हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू भी मिरर क्या होती है, चेंज कर देता है। ये कभी कभार होता है। पीएच वैल्यू क्या होती है, उसमें एसिड और बेस दोनों का बैलेंस होता है, लेकिन मिट्टी की पीएच वैल्यू जी क्या कर देता है, ये डिस्टर्ब कर देता है फर्टिलाइजर। जब ये डिस्टर्ब कर देता है तो उसकी फर्टिलिटी आपकी क्या होती है, थोड़ी कमज़ोर हो जाती है हमारी मिट्टी की। फर्टिलिटी कमज़ोर होने पर क्या होता है, फिर हमें एक प्रोसेस अपनानी पड़ती है, इसे बोलते हैं लीविंग द लैंड फॉलो। लीविंग द लैंड फॉलो मतलब होता है व्हेन लैंड इज लेफ्ट फॉलो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द लैंड रिप्लेसेस द न्यूट्रिएंट्स बाय इटसेल्फ। दिस लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर अगेन। होता क्या है, जब मेरी लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हम लैंड को खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ने पर क्या होता है कि जो फिर हमारी लैंड जो होती है वो धीमे धीमे हमारी सॉइल जो होती है वो नरिशमेंट लेना शुरू कर देती है और सेल्फ डेवलप्ड होकर रीजनरेट हो जाती है अपने आप, और फिर वो एग्रीकल्चर के काम में फिर तैयार हो जाती है। ठीक है। इसका एक प्रोसेस आपका आता है क्रॉप रोटेशन। क्या आता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन इंश्योर दैट द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूसली एंड लीड टू द इरोजन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम एक ही प्रकार की फसल को उगाना हम बंद कर देते हैं जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से फुलफिल्ड होती है, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली फसल जो होती है उनसे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे सॉइल में रहने वाले पैथोजेंस भी लेते रहते हैं जो हमारी मिट्टी को डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी फर्टिलिटी जो होती है और वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली फसल को हम ग्रो नहीं करते हैं, डिफरेंट टाइप की मिक्स फसल उसमें हम थोड़ी उगा देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कम जरूरत पड़ती है और हमारे जो डिफरेंट सेट्स के जो हमारे होते हैं प्लांट्स वो उसमें उगते हैं, थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, उसकी कोई केयर नहीं होती है। धीमे धीमे हमारी जो होती है लैंड की फर्टिलिटी अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका ह्यूमस, उसकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स उसमें होते ही नहीं हैं। तो धीमे धीमे क्या होता है, वो अपनी रिसाइकिल्ड कर लेती है अपनी फर्टिलिटी और हमारी वो खेती करने के काम आ जाती है। By growing crops require different sets of nutrients, we can ensure the soil fertility is restored। यह मैं आपको बता चुका हूँ। डिफरेंट सेट के प्लांट्स लगा के उसकी फर्टिलिटी को हम रिस्टोर करते हैं। ये तो हो गया मेरा क्रॉप रोटेशन और लिविंग द लैंड फॉलो। ये क्या होता है कि जब हम मेरी लैंड जो होती है जब वो कैसी हो जाती है, वो डैमेज होने लगती है, तब ये प्रोसेस हम उसको अपनाते हैं लैंड को रिकवर करने के लिए। अब आगे आते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये भी है इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। वाटर जो होता है हमारा प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरत होता है, बहुत ही कंपलसरी होता है। इसके सोर्स ऑफ इरीगेशन हमारे होते हैं ट्रेडिशनल वाले, जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड्स है, लेक है, रिवर है, डैम्स हैं एंड कैनल आर द सोर्स ऑफ इरीगेशन। ये चीज़ें हमारी जो क्या इरीगेशन के सोर्स हैं, पॉन्ड्स, वेल्स, झील हो गई, रिवर्स हो गई, हमारे डैम्स हो गई और कुछ नहरें हो गई जो कि इरीगेशन के काम आते हैं। ये सोर्स है, यहाँ से पानी लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इरीगेशन मेथड्स। 2 टाइप के हमारे हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा आता है मेरा, ट्रेडिशनल मेथड। ये मेथड क्या होता है, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनल्स इज लिफ्टेड बाय द different method in different regions for taking it to the fields। होता क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड हमारा इरीगेशन उन जगहों पर होता है जहाँ पर पानी एक्सेस होता है, लार्ज अमाउंट में हमारा वाटर ऑब्टेन होता है। उस जगह पर क्या होता है, हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करते हैं अक्सर। इसमें पानी बहुत वेस्ट होता है, जैसे यूपी, बिहार, यहाँ पानी एक्सेस रहता है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड हमारा मोस्टली रहता है। इसकी हमारा ये इमेज है, देख लीजिए।
ये हमारा, ये देख ली हमारी ये क्या होता है, कुएं में जाता है, इसमें ये इसमें ये खांचे बने हुए हैं, इन खांचों में पानी भर जाता है और ये पानी नीचे गिरता है। ये हमारा ट्यूबवेल चल रहा है, देखा आपने कि हमारे ज़मीन के रास्ते पानी में ये हमारी जो ड्रेन बनी होती है उसी में पानी होता हुआ हमारे प्लांट्स में जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक प्लांट को पानी देने के लिए कम से कम हज़ारों लीटर पानी बर्बाद होता है, ज़मीन एब्जॉर्ब करती है तब वहाँ पहुँचता है। ये हमारा है ट्रेडिशनल मेथड, याद रहना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर, जहाँ पानी लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, जैसे यूपी, बिहार। अब इसके बाद आपका आता है मॉडर्न मेथड आपका ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड में आपका आता है सबसे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग a rotating nozzle and top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of the pump, the sprinkle from the rotating nozzle, it gets sprinkled on the crop as if it is raining. क्या होता है, हमारे परपेंडिकुलर टाइप का मेरा एक पाइप होता है जिसके ऊपर नोज़ल लगी रहती है। वो नोज़ल मेरी 360 डिग्री पर मेरी पूरी मूव करती है और हमारी इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा के प्रेशर द्वारा क्या इसमें पानी को फ्लो करते हैं। तो ये क्या होता है, स्प्रिंकल मीन्स होता है पिचकारी। फव्वारे रूप में पानी हमारा जो होता है चारों तरफ स्कैटर्ड होता रहता है और नोज़ल मेरी मूव करती रहती है। तो हमारे पूरे खेत में कम पानी से पूरे में इरीगेट हो जाता है। ये वहाँ पर होता है ये सिस्टम जहाँ पे पानी थोड़ा कम होता है। ये इसका इमेज है, आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा आराम से। ये देखिए, पहले ये नोज़ल हमारी लगी हुई है, ये नोज़ल मेरी पूरी 360 डिग्री पे मेरी ये पूरी मूव करती रहती है। तो पानी की जो ड्रॉप्स हैं पूरे हर एंगल पर पानी गिरता है और चारों तरफ सराउंडिंग में पानी हमारा फील्ड प्राप्त करता है। इसके बाद नंबर 2 आपका आता है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है जस्ट ए पोजिशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप और ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप सिस्टम हमारा हो गया जी। इसका ये देखिए इमेज आपकी है। ये ड्रिप में क्या है, ये पाइप्स हमारे गए हैं पूरी सैपलिंग में और जब पाइप जाने के बाद क्या होता है, ये पाइप से ये बूंद बूंद पानी मेरा क्या होता है ड्रॉप होता है एक एक पॉइंट। तो ये सीधा पानी हमारा जो होता है रूट्स में पहुंचता है, बिल्कुल ही पानी मेरा जो होता है बर्बाद नहीं होता है। तो पानी बर्बाद ना होने के कारण क्या है, पूरा कम पानी, बहुत ही लेस वाटर हमारा पूरा इरीगेट में काम आ जाता है। ये उन जगहों पर इसका यूज़ होता है जहाँ पर पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। द वाटर इज़ नॉट सफिशियंट इन दिस रीजन। अब आता है आपका, इसके बाद आपका इरीगेशन के बाद क्या आता है, इसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं, कुछ वीड्स भी आ जाते हैं। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स हमारा क्या होता है, वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। ये हमारा क्या है, एक बिना मतलब का अनडिजायरेबल, जिसकी कोई इच्छा नहीं हो, अपने आप हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाता है ये प्लांट्स। और ये ग्रो करने के कारण क्या होता है, हमारे प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, उसके साथ ये क्या करता है, फाइट करता है, compete करता है, ये कंपटीशन करता है। ये वीड compete विद द ऑल क्रॉप बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट। ये आपका न्यूट्रिएंट्स और स्पेस और वाटर ये सब लेने के लिए वो उससे फाइट करता रहता है हमारे मेन क्रॉप से, उसको ग्रो करने में मुश्किल पैदा करता है। अब इसको हटाने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होती है टिलिंग। टिलिंग मतलब होता है प्लोइंग। हटाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, टिलिंग। टिलिंग इज द प्रोसेस डन बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप दैट हेल्प इन अपरूटिंग एंड किल द वीड्स। इसको टिलिंग द्वारा क्या होता है, टिलिंग का हम यूज़ करते हैं जब हम मेन क्रॉप को जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो मेरा खेत पड़ा रहता है, तो खेत में कुछ ऐसी घास फूस उग आती है जो हमारे अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उससे पहले क्या करते हैं हम, बाई प्लो, ट्रैक्टर के द्वारा या प्लो खुद जोत देते हैं, उसको पूरे खेत को प्लो करने के बाद उसकी मिट्टी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, सारे हमारे जो होते हैं वीड्स हमारे हट जाते हैं। जब हमारे क्रॉप के साथ हमारा हो, जब क्रॉप के साथ हमारी क्या कहते हैं ये वीड्स हमारे आ जाएं, तो होता क्या है, मैनुअल रिमूवल द्वारा भी इसको हटा देते हैं। मैनुअल रिमूवल इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय द अपरूटिंग फ्रॉम द सॉइल और चॉपिंग देम अप टू द ग्राउंड लेवल पीरियडली।
समय समय पर हम क्या करते हैं, उसको रिमूवल हटाते करते हैं हाथों द्वारा भी, जैसे खुरपी के द्वारा करते हैं, जिसे बोलते हैं फिजिकल रिमूवल बोलते हैं। कभी कभी हम क्या कर देते हैं, उसको चॉप कर देते हैं, काट भी देते हैं हम। ये हम समय समय पर ये काम करते रहते हैं। जब हम मैनुअली नहीं हटाते हैं तो क्या करते हैं, हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वीडीसाइड्स का। वीडीसाइड्स क्या होता है, केमिकल यूज टू किल द वीड्स आर नाउन एज वीडीसाइड्स। ये वो ऐसा केमिकल होता है जो हमारे वीड्स को मारने का काम आता है, उसे बोलते हैं हम वीडीसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक खूबी होती है, ये हमारी मेन क्रॉप को डैमेज नहीं करता है। दे यूजली डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये हमारी होगी प्रोटेक्टिंग ऑफ बीट्स। अब इसके बाद आते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर। जब ये हमारी मैच्योर हो जाती है तब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, हमारे मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स हमारे होते हैं। फर्स्टली होता है द मैनुअल मेथड्स, वेयर इज ए सिकल इज यूज्ड, जिसमें क्या होता है, सिकल्स मतलब होती है हमारी दरांती, उसको हम यूज़ करते हैं काटने के लिए। सेकंड होता है मैकेनिकल मेथड, हमारा होता है व्हेन ए यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज्ड। इसमें हार्वेस्टर नामक एक मशीन हमारी होती है काफ़ी बड़ी, उसको हम खेत में सीधे उतारते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं आप। ये हमारी हो रही है बाई सिकलिंग, सिकल द्वारा ये होती है, हाथ में दो दरांती होती है, उससे हम सीधे काटते चले जाते हैं। इससे भी काटी जाती है। और आजकल क्या हार्वेस्टर आ गया है जो सीधे खेत में चला जाता है, ये पूरे फसल को अपरूट करता चला जा रहा है और अंदर डाल के इसको पूरा चॉप कर देता है और ग्रेन्स हमारे अलग अंदर इकट्ठे होते जाते हैं और जो उसका एक्स्ट्रा होता है चाफ, वो ऊपर उड़ जाता है। ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा, उसको हवा में उड़ा देता है। ये हमारी होगी हार्वेस्टिंग प्रोसेस मेरी हो गई है। अब इसके बाद हमारी आती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द ग्रेन्स। ग्रेन्स को लूज करने का होता है। और कहाँ से, फ्रॉम द चाफ, चाफ से ग्रेन्स को लूज करने की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है। वाइल इट कैन बी डन मैनुअली दीज ए डे मशीन इज यूज दैट सेपरेट ऑल द ग्रेन सीड्स। वैसे तो ये मैनुअली भी होता है, लेकिन आजकल इसको मशीन द्वारा भी हम अलग करते हैं। जिसकी इमेज है देख लीजिए, ये हमारे क्या मैनुअली हाथ द्वारा कर रहे हैं। ये हमारा लगा है थ्रेशर, जो आजकल गांव में बच्चों सभी ने देखा होगा। थ्रेशर जो होता है इसमें ट्रैक्टर अटैच होता है, ट्रैक्टर हो जाए अटैच या अपने ट्यूबवेल पंप अटैच हो जाता है और इंजन होता है वो अटैच हो जाता है। जिससे क्या होता है, ये हमारा ये क्या है, ये चाफ उड़ रहा है, जिसे बोलते हैं भूसा, ये अलग कलेक्ट हो जाता है और हमारे ग्रेन जो होता है अलग यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाता है। ये हमारी है थ्रेशिंग प्रोसेस हमारी है। थ्रेशिंग के बाद क्या होता है, फिर भी क्या होता है, एक फाइन पार्टिकल्स हमारे होते हैं चाफ के, हमारे अनाज में, हमारे ग्रेन्स में मिक्स रहते हैं। यानी थ्रेशिंग के बाद हमारा जो साफ तो हो जाता है अनाज, लेकिन फिर भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं किसके, चाफ के, बहुत ही हल्के, जो हमारे ग्रेन्स में मिक्सड होते हैं। उसको हटाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं विनोइंग की। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स सीड फ्रॉम द चाफ यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड। ड्यू टू द विंड द लाइटर चाफ फ्लाइज अवे एंड द हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन। होता क्या है, ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है ग्रेन को सेपरेट करने की, जिसको हम हवा के द्वारा क्या करते हैं, एक पॉट में इसको हम पूरा ग्रेन भरते हैं और एक निश्चित ऊंचाई पे ले जाके उसको हम थोड़ा फॉल करते हैं। जो मेरा फाइन पार्टिकल्स होता है वो मेरा बहुत हल्का होता है, जिस कारण क्या होता है वो हवा में उड़ जाता है और ग्रेन मेरा भारी हो जाता है, वो जो नीचे गिरता है। इससे क्या होता है, विनोइंग से हमारा जो मेरा ग्रेन्स होता है वो टोटली साफ हो जाता है। अब इसके बाद ये देखिए, पहले ये इसकी इमेज है, ये आप लोगों ने देखी होगी। ये देखिए, ये चाफ हो रहा है, ये दो चाफ जो ये हवा में उड़ रहा है और ग्रेन्स हमारा जो नीचे गिर रहा है। तो जब हवा नहीं चलती है तो एक आर्टिफिशियल विंड ब्लो करने के लिए एक फ़ैन आता है, जो हैंडलिंग होता है, वो जो हाथों द्वारा इसको चलाया जाता है, जिससे ये पूरा आपका चाफ अलग हो जाता है और ग्रेन आपका अलग हो जाता है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रोसेस आपकी आती है स्टोरेज। स्टोरेज जो होती है, स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा होता है एग्रीकल्चर का। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर इन ग्रेनरीज और सिलोज।
सिलूस मीन्स होता है ग्रैंडीज, ये दोनों का सिनोनिम्स है एक दूसरे का। द ग्रेन्स हैव टू स्टोर्ड इन ए ड्राई प्लेस दैट डू नॉट हैव ए रूडेंट एंड फंगल इन्फेस्टेशन। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए हमारा ग्रेन जो है ऐसे का स्टोर होना चाहिए जहाँ पर फंगल ना हो, मॉइस्चर ना हो, ड्राई जगह होनी चाहिए, वहाँ पर कोई सड़ी गली कोई चीज़ ना हो हमारी, ठीक है। फमीगेशन ऑफ द स्टोरेज प्लेसेस इज कैरिड आउट द मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। फमीगेशन एक ऐसी मेरी एक ऐसा स्टोर होता है जिसको हम सैनिटाइज करके पूरा फंगल फ्री मॉइस्चर फ्री बिल्कुल बना देते हैं और किसी प्रकार का माइक्रोब्स भी नहीं होती उसके अंदर। तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हमारी ग्रैंडीज होती हैं। ग्रैंडीज हमारी दो प्रकार की थी। पहले जो हमारी ट्रेडिशनल थी ग्रैंडीज, ये हमारे गांव में होती थी। ग्रैंडीज आर द प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन फूड ग्रेन्स आर स्टोर्स। ये हमारा जो ताज़ा अनाज होता है उसमें स्टोर किया जाता है। ये हमारी ग्रैंडीज हमारी हैं। पहले ये ट्रेडिशनल होती थी इस प्रकार से, जो गांव में बनाई जाती थी अपने अपने उसमें। उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा जो बनाए गए हैं आपके ये स्टोर्स, ये गोडाउंस, ये हमारे कैसे हैं, पूरी तरह से वेंटिलेटेड हैं और ड्राई भी हैं और पूरे सैनिटाइज भी हैं। किसी प्रकार का इसमें बैक्टीरियाइजेशन होने की प्रोसेस नहीं होती है। ये बिल्कुल सेफ होते हैं ये हमारे, इसे बोलते हैं हम ग्रैंडीज। अब इसके बाद सबसे लास्ट हमारा पॉइंट आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल फॉर मिल्क, एग और मीट। उनको शेल्टर देने के लिए सारे काम करते हैं हम। किस लिए करते हैं? उनसे मिल्क, एग और मीट ये ऑप्टेन करने के लिए हम एनिमल हस्बेंड्री को हम मैनेज करते हैं, जिसमें हम एनिमल्स को हम क्या करते हैं, केयर करते हैं और उनकी मेडिकेटेड केयर होती है, उनकी फिजिकली केयर होती है और क्या कहते हैं उनको खाना भी टाइम से दिया जाता है और न्यूट्रिएंट से फुलफिल उसको ग्रेन दिए जाते हैं, जिससे हम उनसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं, ऑप्टेन करते हैं। जैसे गौ, ये फिगर में देख रहे हो आप, गौशाला है, इसमें उसको गाय को समय समय पर भोजन दिया जाता है, उसके बाद इनसे मिल्क ऑप्टेन किया जाता है। वैसे ही आपके मुर्गी पालन में क्या होता है, जो हमारी मुर्गियाँ होती हैं उनको एक निश्चित अनाज दिया जाता है और उनसे एग फाइंड किया जाता है और मीट भी उनसे प्राप्त होता है। ये हमारे फूड मटेरियल जो होते हैं, जिन एनिमल से हमारे फाइंड किए जाते हैं, उनको एक पर्टिकुलर स्पेस पे रखा जाता है जहाँ पे उनकी टेक केयरिंग होती है हर प्रकार से। इसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ये मेरा लास्ट पॉइंट था। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये बिल्कुल तरह से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी का सोल्यूशन आप बच्चों स्वयं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी मुझे दे सकते हैं, जिसका मैं सोल्यूशन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।